सुबह हुई तो सरपंच ये कहकर गांव के लिए निकला कि वो शाम तक वापस लौट आएगा। उसके जाने के बाद विक्रम ने अपने दादाजी के साथ हवेली का चारों ओर से मुआयना किया और आंगन में बने मंदिर की सफाई भी की। इसके बाद वो हवेली के पास बने कुएं पर पहुंचा और उसमें झांक कर देखने लगा। ये एक गहरा कुआं था जिसके तल में मिट्टी, पत्थर और सूखी घास पत्तियों के अलावा और कुछ भी नहीं था। पानी का तो नामो निशान नहीं था। विक्रम कुएं में झांक कर देख ही रहा था कि तभी एक आवाज गूंजी और उससे पूछा कि क्या देख रहे हो कुएं में झांक कर। विक्रम चौंक गया और पीछे मुड़ा तो देखा कि ये तो सरपंच था जो गांव से वापस लौट आया था। जवाब देते हुए विक्रम पहले थोड़ा हड़बड़ाया, लेकिन फिर बोला कि कुछ नहीं, बस यूं ही देख रहा था कि कुएं में पानी है कि नहीं। पिछली रात की तरह आज भी वे तीनों आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे, खाना पकाया और खाया। सोने से पहले वे देर रात तक वहीं बैठकर बातचीत करते रहे। दादाजी ने अपने बचपन के किस्सों और इस हवेली से जुड़ी यादों को साझा किया। धीरे धीरे जब आग ठंडी पड़ने लगी तो वे तीनों सोने चले गए और जल्द ही दादाजी और सरपंच को नींद आ गई। विक्रम इसी पल का इंतजार कर रहा था। वो उठा, उसने अपना बैग उठाया, हवेली से बाहर निकला और टॉर्च की रोशनी के सहारे कुएं की ओर बढ़ने लगा। कुएं के पास पहुंचकर उसने अपने बैग से एक छोटा फावड़ा और एक रस्सी निकाली। रस्सी के एक सिरे को पास वाले पेड़ में मजबूती से बांधकर दूसरे को कुएं के अंदर फेंक दिया। फावड़े को भी कुएं के अंदर फेंककर खुद भी टॉर्च लेकर रस्सी के सहारे धीरे धीरे नीचे उतर गया। वो बिना देर किए कुएं के अंदर खुदाई करने लगा। काफी देर तक खुदाई करने के बाद उसका फावड़ा किसी चीज से टकराया। ध्यान से देखा तो ये एक मानव की खोपड़ी थी। ये देखकर विक्रम बहुत डर गया, लेकिन फिर भी उसने खुदाई जारी रखी। थोड़ी देर बाद उसका फावड़ा फिर किसी सख्त चीज से टकराया। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि ये वही चाबी थी जो उसे सपने में दिखाई दी थी। इस चाबी को उठाने के लिए उसने जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया तो कंकाल के पंजे ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। पहले तो विक्रम को लगा कि शायद उसका हाथ कंकाल की हड्डियों के बीच फंस गया है और वो अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। फिर टॉर्च की रोशनी में ध्यान से देखा तो पाया कि जैसे पूरे कंकाल में ही जान आ गई हो। वो मुर्दा कई दशकों के बाद अपनी कब्र से जाग उठा था। ये देखकर विक्रम जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी चीख सुनने वाला बाहर कोई भी नहीं था। कंकाल ने अपने दोनों पंजों से विक्रम के गले को पकड़ लिया और कसकर दबाने लगा। विक्रम ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। उसका दम घुटने लगा था और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। वो हार मान चुका था और उसे लगने लगा था कि अब वो नहीं बचने वाला कि तभी उसके दादाजी कुएं की मुंडेर पर पहुंचे और उन्होंने थोड़ा सा गंगा जल कुएं के अंदर की ओर छिड़क दिया। गंगा जल के छींटे कंकाल पर पड़ते ही उससे कराहने की भयानक आवाज निकली और विक्रम के गले से उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। मौका पाते ही विक्रम ने चाबी उठाई और रस्सी के सहारे कुएं से बाहर निकल आया। कुएं में पड़ा कंकाल अब भी गुस्से में गुर्रा रहा था और रस्सी पकड़कर ऊपर आने की कोशिश करने लगा। विक्रम ने जोर से रस्सी को झटक दिया, जिससे कंकाल वापस कुएं में जा गिरा। इससे पहले कि वो फिर से ऊपर आने की कोशिश करता, विक्रम ने रस्सी को कुएं से बाहर खींच लिया और अपने बैग में भर लिया। इसके बाद वो कंकाल सुबह होने तक सारी रात गुस्से भरी आवाज़ के साथ कुएं की दीवार में अपने पंजों को फंसाकर ऊपर आने की कोशिश करता रहा, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। सुबह होते ही वो पहले की ही तरह धरती में समा गया। कुएं से निकलने के बाद विक्रम अपने दादाजी के साथ बिना कुछ कहे चुपचाप वापस कमरे में आकर सो गया। वो समझ रहे थे कि सरपंच गहरी नींद में सोया हुआ है, लेकिन उनके आने की आहट से उसकी नींद टूट चुकी थी और वो इसी सोच में पड़ गया कि वे दोनों इतनी रात गए बाहर क्यों गए थे। विक्रम मौत के चंगुल से बचकर निकला था। वो इतना डर गया था कि पूरी तरह कांप रहा था। वो जैसे ही आंख बंद करता, वही भयानक दृश्य उसके सामने आ जाता। बहुत देर तक सोने की कोशिश करने के बाद आखिरकार उसे सुबह के समय नींद आ ही गई। वो इतना थक चुका था कि दोपहर तक सोता रहा और दादाजी ने भी उसे जगाने की कोशिश नहीं की।
9 बजने को आए थे और दादाजी बाहर आंगन में बैठकर धूप सेक रहे थे कि सरपंच कमरे में दाखिल हुआ। उसने देखा कि विक्रम गहरी नींद में डूबा हुआ है। मौका पाकर वो विक्रम के बैग की तलाशी लेने लगा। सरपंच अभी अभी कुएं के पास से लौटा था। कुएं में खुदाई की निशान देखकर उसे शक हुआ कि शायद विक्रम वहां रात में कुछ ढूंढ रहा था। सारे बैग चेक करके भी जब उसे कुछ ना मिला तो वो चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। आज सपने में विक्रम ने देखा कि हवेली में बने मंदिर के दरवाजे के आगे एक पुराना बंद ताला पड़ा हुआ है, जिसे चारों ओर से विषैले सांपों ने घेर रखा है। ये सपना देखते ही विक्रम की अचानक नींद टूट गई। वो उठा और कमरे से बाहर निकलकर सीधा आंगन में बने मंदिर के द्वार के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने अपनी जेब से वही जंग लगी चाबी निकाली जो कुएं से निकाल कर लाया था और उसे गौर से देखने लगा। वो सोच ही रहा था कि इस चाबी और उसे दिखे सपने में क्या संबंध है कि उसे सरपंच अपनी ओर आता हुआ दिखाई दिया। इससे पहले कि सरपंच की नज़र चाबी पर पड़ती, विक्रम ने चाबी को अपनी मुट्ठी में छिपा लिया। सरपंच विक्रम को ये बताने आया था कि वो गांव जा रहा है और शाम तक लौट आएगा। सरपंच के वहां से चले जाने के बाद विक्रम दादाजी के पास पहुंचा और उन्हें चाबी दिखाई, अपने सपने के बारे में बताया और ये भी पूछा कि रात को उन्हें कैसे मालूम पड़ा कि वो कुएं के भीतर गया है और वहां मुसीबत में पड़ गया है। दादाजी ने विक्रम को बताया कि उन्हें नींद में कुछ यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने आकर उन्हें जोर से झकझोर दिया हो और कान के पास आकर कहा हो, बेटा उठो, विक्रम खतरे में है। आंख खुली तो देखा कि कमरे के दरवाजे के पास शाही पोशाक पहने एक आदमी खड़ा है और उन्हें अपने पीछे आने का इशारा कर रहा है। उसी का पीछा करते करते वे कुएं तक पहुंचे। विक्रम और उसके दादाजी को लगा जैसे किसी दैवीय शक्ति की कृपा उन्हें प्राप्त है और कोई रहस्य है जिसका खुलासा वो उनके माध्यम से करना चाहती हो। विक्रम और उसके दादाजी के इस हवेली में आने के पीछे राज क्या है, ये जानने की इच्छा तो सरपंच के मन में भी प्रबल हो चुकी थी। उसने एक योजना बनाई और शाम को गांव के 2 उचक्कों के साथ वापस हवेली लौटा। सरपंच के साथ आए 2 अनजान लोगों को देखकर विक्रम चौकन्ना हो गया और बारीकी से उनकी हरकतों पर नजर रखने लगा। शाम के समय जब सरपंच अपने साथियों के साथ जंगल से लकड़ी लाने गया तो विक्रम ने उसका सामान चेक किया। विक्रम को उसके सामान में एक छोटी शीशी मिली जिसमें पानी जैसा कुछ तरल पदार्थ भरा हुआ था। दरअसल ये एक बेहोशी की दवा थी। सरपंच और उसके साथियों के जंगल से लौटने से पहले विक्रम ने शीशी को खाली करके इसमें पानी भर दिया। आज सरपंच ने जिद पकड़ी कि रात का खाना वही बनाएगा और परोसेगा भी। विक्रम पहले से ही सरपंच की चाल को जानता था कि वो क्या करने वाला है, लेकिन उसे चिंता नहीं थी क्योंकि वो पहले ही सरपंच के प्लान को चौपट कर चुका था और क्या करना है ये दादाजी को भी समझा चुका था। खाना पकाकर जब सरपंच ने खाना परोसा तो चुपके से विक्रम और दादाजी की थाली में शीशी से 4-5 बूंदें ये समझकर डाल दी कि ये बेहोशी की दवा है। खाना खाकर विक्रम और दादाजी तुरंत सोने चले गए और नाटक करने लगे जैसे वो बेहोश हो गए हों। आधी रात के समय सरपंच और उसके साथी उठे और हवेली से निकलकर कुएं की ओर चले गए। रस्सी के सहारे सरपंच कुएं में उतरा और खुदाई करने लगा। उसके साथी कुएं की मुडेर पर खड़े होकर टॉर्च की रोशनी से उसकी काम करने में मदद कर रहे थे। विक्रम और उसके दादाजी ने जब देखा कि सरपंच और उसके साथी वहां से चले गए हैं तो वो भी उठे और आंगन में बने मंदिर के पास पहुंचे। विक्रम भी फावड़ा लेकर मंदिर के द्वार के ठीक सामने खुदाई करने लगा। उधर कुएं के भीतर सरपंच भी बड़ी तेजी से अपने काम में जुटा हुआ था कि तभी उसकी नजर उस नरकंकाल पर पड़ी। वो डर के मारे जोर से चीखा और रुक गया। अपने साथियों के समझाने और हिम्मत बंधाने पर थोड़ी देर बाद वो फिर खुदाई करने लगा। करीब 3 फुट गहराई पर जाकर विक्रम का फावड़ा एक बड़े पीतल के संदूक से जा टकराया।
दादाजी की मदद से उसने इस भारी भरकम संदूक को जमीन से बाहर निकाला तो देखा कि इस पर एक बड़ा सा ताला जड़ा हुआ था। ये देखकर विक्रम को धीरे धीरे अपने सपनों के पीछे का राज समझ आने लगा। उसने अपनी जेब से वो चाबी निकाली और ताले में लगाया। ये जंग लगा ताला कई सालों से बंद पड़ा था, इसलिए आसानी से नहीं खुला। विक्रम ने थोड़ा जोर लगाकर फिर से चाबी को घुमाया तो एक कर्कश आवाज के साथ ताला खुल गया। जैसे ही यहाँ ताला खुला तो वहां कुएं के भीतर एक खौफनाक आवाज के साथ उस कंकाल में फिर से जान आ गई। उसने सरपंच को अपने पंजों में जकड़ लिया। सरपंच चीखता चिल्लाता रहा और खुद को उस कंकाल के चंगुल से छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यह मंजर देखकर सरपंच के साथी पहले ही फरार हो गए थे। एक दर्दनाक छटपटाहट के साथ सरपंच ने आखिरी सांस ली और प्राण त्याग दिए। विक्रम और उसके दादाजी ने संदूक खोला तो उनकी आंखें चुंधिया गई। ये सोने के सिक्कों और बेशकीमती हीरे जवाहरातों से भरा पड़ा था। विक्रम इस खजाने को हाथ लगाने ही वाला था कि वो नरकंकाल कुर्राते हुए रस्सी पकड़कर कुएं से बाहर निकल आया। कुएं से बाहर निकलते ही माया से उसने मनुष्य का रूप धर लिया और वो हाथ में तलवार लिए अंग्रेज अफसर के वेश में विक्रम और उसके दादाजी की ओर तेज गति से टूट पड़ा। वो अपनी तलवार से विक्रम पर वार करने ही वाला था कि तभी विक्रम के सपने में दिखने वाला शाही पोशाक पहना व्यक्ति यकायक प्रकट हुआ और विक्रम को बचा लिया। इसके बाद उसका और अंग्रेज अफसर का बहुत देर तक मुकाबला चलता रहा, जिसमें आखिरकार अंग्रेज अफसर की ही हार हुई। जब तलवार सीने के आर पार हुई तो वो अंग्रेज अफसर रेत के महल की तरह ढेर हो गया और मिट्टी में ऐसे मिल गया कि कोई नामो निशान बाकी न रहा। इसके बाद शाही पोशाक पहना व्यक्ति विक्रम और उसके दादाजी की ओर मुड़ा और दादाजी से बोला कि बेटा डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इसके बाद धीरे धीरे उसका शरीर आसमान की ओर उठने लगा और दूर जाने लगा। जाते जाते उसने बताया कि वो कोई और नहीं विक्रम का परदादा रघुनाथ चंद है, जो सुमेर कोट का आखिरी राजा था। आज़ादी के कुछ ही साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। तब विक्रम के दादा की उम्र केवल 2 वर्ष थी। वो मृत्यु से पहले अपने परिवार में से किसी को भी इस खजाने के बारे में बता नहीं पाए, इसलिए इस खजाने की रक्षा के लिए उनकी आत्मा इतने सालों से भटक रही थी। विक्रम ने अपने परदादा से उस अंग्रेज अफसर के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि आज़ादी के समय जब अंग्रेज भारत से जाने लगे तो चारों ओर अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसलिए एक दिन वे खजाने को छुपाने के लिए इस हवेली में आए, लेकिन इसकी भनक उस अंग्रेज अफसर को भी लग गई और वो भी पीछा करते करते यहाँ आ पहुँचा। खजाने की चाबी को छीनने की कोशिश में उनके बीच जो लड़ाई हुई उसमें ये अंग्रेज अफसर चाबी समेत कुएं में जा गिरा और मारा गया। तब से उसकी आत्मा भी इस हवेली के कुएं में कैद थी, जो आज आकर मुक्त हुई। इतना कहकर राजा रघुनाथ चंद उनकी आंखों से ओझल हो गए और अनंत आकाश में समा गए। हेलो दोस्तों, अगर आप हॉरर, मिस्ट्री, थ्रिलर और सस्पेंस स्टोरी सुनना पसंद करते हैं और यूट्यूब पर घिसी-पिटी हॉरर स्टोरी सुनकर बोर हो गए हैं तो हमारे चैनल भयानक रस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही ओरिजिनल कंटेंट को आगे भी देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट भी कर दीजिए। धन्यवाद।